जी, अस्सलाम वालेकुम। सर आपको प्रेज़ेंटर बना दिया मैंने। सर आप स्लाइड शेयर करें और माइक अनम्यूट करें, कंटिन्यू करें। जी, मेरी आवाज़ और स्लाइड आ रही है। जी सर, आपकी आवाज़ और आपकी स्लाइड शो हो रही है। तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्टार्ट करूं। जी, जी सर, आप स्टार्ट करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति allती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Sajid and my full name is Sajid Hafiz Malik. I am the CEO and the lead trainer at Expert Training Institute Lahore, and I have been in this field for the last 25 years. I am serving across the Pakistan in the public sector, in the private sector, and I got presidential and civil award against my training domain. My core competencies, soft skills capacity building, that may include the leadership, team management, stress and conflict, confidence and communication, problem solving and decision making, tolerance and peace, and so on. So today my topic is career counseling. आज का ये जो टॉपिक है असातिज़ा इकराम, दो चार हवालों से बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक करियर काउंसलिंग एक ऐसा डोमेन और ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे मामला में बहुत सारी कंफ्यूजन, डिफरेंट लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है वो करियर काउंसलिंग के एतबार से खासे परेशान रहते हैं। आज सुबह मेरा सेशन था पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ लीडरशिप और क्लाइंट नेगोशिएशन पे। अभी मैं 2 बजे वहाँ से फारिग हुआ। मैंने एक चीज़ वहाँ देखी कि दे पीपल आर very good as far as the confidence is concerned, as far as the communication and the leadership is concerned. उन्हें अंदाज़ा है कि जिस फील्ड का उन्होंने इंतखाब किया उस फील्ड के साथ वो किस पैशन के साथ और एनर्जीज के साथ चल रहे हैं।
असातिज़े कराम, आप यकीन जानिए आप इस माशरे का एक हरावल दस्ता हैं और एक खूबसूरत चेहरा है और सर का ताज है। जिस एतबार से हमें काउंसलिंग अपने डोमेन में बेहतर अंदाज़ा होगा, हम उसी एतबार से इसको ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आएंगे और ये ट्रिकल डाउन होगा स्टूडेंट्स की तरफ। आज का हमारा स्टूडेंट करियर काउंसलिंग के हवाले से जब हमसे सवालात पूछता है तो वो अपनी जगह बजा पूछता है और उसके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं वो हमसे एड्रेस करना चाह रहा होता है। बड़ा ख़ास इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि अब करियर काउंसलिंग के ऊपर ना सिर्फ सेशंस हो रहे हैं बल्कि सेमिनार्स भी हो रहे हैं ताकि हम इस कंफ्यूजन से बाहर आ सकें कि करियर होता क्या है और इसकी काउंसलिंग और इसके डेवलपमेंट का तरीक़ाकार क्या है। हम कोशिश करेंगे आज इस सेशन में हम दो डोमेन में लेके चलेंगे इस सेशन को। एक तो असातिज़ा आप बहसीयत उस्ताद और एक आपसे मुतल्लिका जो स्टूडेंट्स हैं जो बराह रास्त आपसे सवालात पूछते हैं। आज की हमारी सेशन की जो हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शेयर की हैं, यकीनी तौर पे आप इनको देख रहे होंगे। आज की सेशन हाइलाइट्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मिरर, करियर एंड जॉब, पावर ऑफ विजन, करियर डेवलपमेंट, SWOT एनालिसिस, करियर फिट थ्योरी, work on soft skills, priority order, understanding peer influences, and career counseling section, procedural steps framework। तो वो सारी चीज़ें जो गाहे बगाहे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जो ऑर्डर डिस्कशन का हिस्सा बनेगी जो हम बड़ी इंटरेक्टिव अंदाज में सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस सेशन से बाकायदा वो फ़ायदा उठा सकें जिसके लिए इसका इनिशिएटिव लिया गया है। मेरे काबिल असातिज़ा इकराम, जब भी आप करियर की बात करते हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एंगेज किया जाए इस स्टेज पे और आप गेस कीजिए कि करियर से आपसे मुराद क्या है। जब हम बाय द एंड ऑफ द सेशन जब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे तो इंशाल्लाह इस पे बात भी करेंगे, आप याद भी करवाइएगा। यकीनी तौर पे इस वक्त मेरी टारगेट ऑडियंस में जितने काबिल असातिज़ा इकराम हैं, आप सब के नज़दीक करियर की डेफिनेशन या करियर की डोमेन वेरी करती होगी। कुछ नज़दीक करियर कुछ होगा, कुछ नज़दीक कुछ होगा, कुछ इसको अपने अंदाज में इंटरप्रेट करेंगे। हम जब करियर को इंटरप्रेट करते हैं तो यकीनी तौर पे हमारा अपना एक माइंडसेट होता है, हमारा एक कल्चरल बैकग्राउंड होती है, हमारे सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, हमारा एक्सपीरियंस एक्सपोजर होता है जो हमें करियर को डिफाइन और रीडिफाइन करने में हमारी मददगार होता है। तो आप बहरहाल यकीनी तौर पे आपके पास कलम भी होंगे और राइटिंग ड्राफ्ट भी होंगे, कॉपीज भी होंगी। आप इस पे बस लिख लीजिए कि करियर को आप क्या गेस करते हैं कि करियर क्या चीज़ है। हम थोड़ा आगे चलते हैं और इंशाल्लाह इस पे हम तफसीली बात करते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कम से कम अपने अंदाज में इसको क्लियर करने की कोशिश करें कि एक करियर जो हम समझ रहे हैं और एक करियर जो होना चाहिए उसकी दरमियानी रास्ता क्या है। देखिए पहले तो इस बात को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कीजिए कि करियर और जॉब का एक फ़र्क है आपस में। रिस्पेक्टेड असातिज़ा इकराम, जब भी आप जॉब की बात करते हैं तो जॉब हमेशा शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड गोल होता है आपका। जॉब सोर्स होता है आपकी अर्निंग का। हम ये बिल्कुल यहाँ ये बात डिस्करेज नहीं कर रहे कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स हम जितनी कोशिश करते हैं पैसा भी उसमें से एक ज़रूरी अमल है, लेकिन हम जब करियर को जॉब से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि जॉब जो होती है एक शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है। ये ऐसी ही है जब आप विजन को मिशन से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये ऐसी ही है जब आप गोल को ऑब्जेक्टिव से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये ऐसी ही है जब आप पैशन और एनर्जीज को कंफर्ट जोन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए करियर एक पैथ है,
करियर एक चैनल है, एक रोड मैप है। हम में से हर एक की जाती जर्नी सीखने की, काम करने की और मुख्तलिफ डोमेन में रहते हुए मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स करने की। ये जितने भी जॉब्स हम करते हैं, ये जॉब्स चाहे वो विजिटिंग पे हो या परमानेंट पे हो, ये सारी की सारी जॉब्स हमारे करियर के रोड मैप में हमारी मददगार हो रही होती है। बट वो एंड रिजल्ट नहीं होता, वो टारगेट नहीं होता, वो आपका विजन नहीं होता, वो आपका गोल नहीं होता। आपका विजन, आपका एंड रिजल्ट, आपका टारगेट, आपका गोल, आपका करियर है। और जॉब और इससे रेलिवेंट चीजें आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जॉब और उसके रेलिवेंट चीजें आपके मिशन स्टेटमेंट्स होती हैं कि उस विजन की तकमील के लिए जो रास्ते का इख्तियार करना, वो रास्ता कौन कौन सा है। अब मेरे सामने सब डिफरेंट अफराद मौजूद हैं। आपके डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सपोजर होगा। पहले तो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर को भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए। भला आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर बहुत मैटर कर रहा होता है। जब आप मुख्तलिफ माइंडसेट के लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ कल्चर का मुताला करते हैं, डिफरेंट डोमेन्स में आप काम करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट लोगों से आपकी ताल्लुकात बनते हैं, नेटवर्किंग होती है, तो उसके अंदर आपको अंदाजा होता है कि आपका एक्सपोजर इनहेंस हो रहा है। आप जिन लोगों को डील कर रहे होते हैं वो असल में आपको उस मामले में मददगार किस सेंस में हो रहे होते हैं, वो ट्रेन कर रहे होते हैं, आप उनसे भी फायदा उठा रहे होते हैं। तो साथ साथ याद रखिएगा, करियर जब पहले तो इसको करियर हम कहेंगे, इसको हम कैरियर नहीं कहेंगे। ये जो करियर है, ये हर इंसान का एक जाती सफर है जिसमें लर्निंग जरूरी है। मेरा यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से, खास तौर पे पोस्ट कोविड सिनेरियो की बात, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, रीस्किलिंग की बात हो रही है, अपस्किलिंग की बात हो रही है, डाइवर्सिटी की बात हो रही है, इंक्लूजन की बात हो रही है, इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात हो रही है, लेसन प्लानिंग की बात हो रही है। साथी कराम, जब तक आप बदलते हुए रुझानात के साथ अपने आप को इन लाइन नहीं करेंगे, आप स्केलिंग नहीं होगी। कि आज का ट्रेनिंग सेशन और इससे पहले जितने ट्रेनिंग सेशंस और आइंदा आने वाले जितने ट्रेनिंग सेशंस हैं जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे, ये अप स्किलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। हर आने वाली नई चीज आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रही होती है। हिकमत मोमिन की गुमशुदा महराज जहां से मिले मोमिन का आज उसका गुज़श्ता कल से बेहतर होता है, और करियर इसको डिफाइन करता है किस अंदाज में, जब लर्निंग से ताल्लुक बनाते हैं। ट्रेनिंग अप स्किलिंग का पैगाम देती है हमें। मिसाल के तौर पे हमें से बहुत सारे साथ है, का ताल्लुक फिजिक्स से होगा, केमिस्ट्री से होगा, बायोलॉजी से होगा, मैथ से होगा और डिफरेंट सब्जेक्ट से होगा। हमें सोचना ये होगा, हम रोजाना की बुनियाद पर इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए कितना गूगल पे जाते हैं, गूगल को सर्च करते हैं, नए आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं और अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट वीडियोस के देख के हम मजीद टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको अप्लाई करें और लोगों को एम्पावर करें। सब ना करें आप 200 लोगों को एम्पावर, ना करें आप 100 लोगों को एम्पावर, ना करें आप 50 लोगों को, सर जिंदगी में किसी एक को एम्पावर करके चले जाएं। आपके लिए यकीन जानिए बख्शिश का ये जरिया काफी है। आप लोगों को उस काम पे ले आए जिसके बारे में अल्लाह के नबी की हदीस, अल-कासिब हबीबुल्लाह, हाथ से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। आप लोगों को करियर में शेप अप और डिफाइन करके जाएं। आप उस हदीस के मिसदाक ठहरेंगे जिसमें कहा जाता है खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम्हें से बेहतरीन इंसान वो है जो तुझसे खिदमत करे। लेकिन सर कुरान कहता है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। सर ये कोशिश हमने करनी होगी अगर आपने करियर पे जाना है। सर मेरा ताल्लुक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से है, रोजाना के बाद पे डिफरेंट जगहों पे जाना होता है, डिफरेंट ट्रेनिंग्स को करवाना होता है। लेकिन जाती हैसियत से मैं एक उस्ताद हूँ, मुझे प्राउड है कि मैं एक उस्ताद हूँ। अक्सर लोग कहते हैं मार्केट में जॉब्स नहीं है। कल भी एक दोस्त ने सवाल पूछा इसी सेशंस में, सर
सर मैं नहीं मान सकता कि मार्केट में जॉब्स नहीं है सर, मैं मानता हूँ क्रंच हालात चल रहे हैं, जॉब स्क्वीज हो चुकी हैं सर। क्या हम इस क्रंच एटमॉस्फेयर के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अपस्किलिंग पे लाएं? सर जब जेडीज की बात होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन की, जब एसओपीज की बात होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, जब सीओस की बात होती है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस की, तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या हमने अपने आप को उन स्किल्स के साथ कंपेटेबल किया है जो स्किल्स हमें चाहिए थी, बहैसियत फर्द और बहैसियत उस्ताद। सर क्योंकि वो स्किल्स उस अंदाज में हम सीख नहीं पा रहे होते, तो हमारे घर के माहौल के अंदर, हमारे वर्क प्लेस के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर उसकी वो झलक भी नजर नहीं आती सर। सर रोजाना के एतबार से नई चीज सीखिए, रोजाना के एतबार से नई बात को सीखने की कोशिश कीजिए सर। करियर का डोमेन बहुत बड़ा होता है और इसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड होता है सर। ये आपके टारगेट को डिफाइन कर रहा होता है, जॉब उसका सहारा बनी होती है, वो आपको एक फैसिलिटेटर के तौर पे साथ चल रही होती है। तो लिहाजा हमने सबसे पहले जो जानना है वो ये जानना है कि करियर और जॉब का फर्क क्या है और हम इसको किस तरह एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम करियर में क्या चीज़ आएगी, जॉब में क्या आएगा सर। करियर लॉन्ग टर्म जर्नी है, करियर में आपकी अपस्किलिंग है, आपकी रीस्किलिंग है, करियर में आपकी डाइवर्सिटी है, इंक्लूजन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। करियर में आपने लीडरशिप क्वालिटी को अपने अंदर लेके आना होता है। करियर में आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है। करियर में आपको बिलीव इन योर सेल्फ का सहारा लेना होता है। करियर में आपने आपको बिल्ड करना होता है। करियर में आपने री इन्वेंट करना होता है। करियर में आपने अपने ऊपर मेहनत करना होता है। करियर में आपने डिस्कवर करना होता है अपने आप को। तो ये वो फर्क है जिसके लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना होगा। यकीन जानिए, मैं जो हालात मौजूदा देख रहा हूँ कुछ सेक्टर्स के अंदर, खासतौर पे आईटी के सेक्टर में, मैंने महसूस किया है कि वो लोग बहुत सारे डोमेन में बड़ी अच्छे अंदाज में चल रहे हैं, स्किल्स के एतबार से भी और कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस के एतबार से, जिसमें हमें मेहनत करना होगी अगर हम मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम जिंदा रहे, तब जिन लोगों को एम्पावर करके जाएंगे वो आपका नाम जिंदा रखेंगे सर। सर ये टीचिंग भी सदका जारिया है सर। मेरे किसी एक लफ्ज से आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है तो सदका जारी है सर। अगर मैं किसी की जात में तब्दीली पैदा कर दूं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजा से, अल्लाह की तौफीक से, तो सर ये सदका जारी है। लिहाजा हमें इसको समझना है सर। हम आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। सर ये देखें, अब जहां भी करियर के हवाले से बात करते हैं तो एक मायूसी है, हर वक्त परेशानी है, पैनिक सिचुएशन है, एंजाइटी और डिप्रेशन आपको हर जगह नजर आती है। बल्कि एक जगह मैं बात कर रहा था तो एक दोस्त कहने लगे, ट्रेनिंग के दौरान मेरी ऑडियंस में वो दोस्त बैठे हुए थे, प्रोफेसर कहने लगे, सर मैंने एक एनालिसिस किया है, मेरे जाती एनालिसिस है, ये वो दोस्त फरमा रहे थे कि सर बीइंग द पाकिस्तानी हमारे को मोर देन 90% लोग स्ट्रेस का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह क्या है सर? कुरान मजीद की आयत है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया उनको कह दीजिए, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो, इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। कुरान जी क्या है सर? याद रखिएगा, ये मायूसी कुफ्र है, लेकिन सर कोशिश के बाद नाकामी कामयाबी की दलील है। कोशिश के बाद नाकाम हो जाते हैं तो वो कामयाबी की दलील है। सर कोशिश को नहीं छोड़ना, मायूस नहीं होना। तो सर अगर ब्लैक होल मेरा ठीक नहीं होगा तो मैं आपका ठीक नहीं कर पाऊंगा सर। सर अगर हम सब का दुरुस्त नहीं होगा तो हमारे पास जो लोग अंगेज हैं, जो हमारी तरफ देख रहे हैं सर, वो भी ठीक नहीं हो पाएंगे सर। लिहाजा हमें सबसे ज्यादा जरूरत हमारी, ये जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ तो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ, इसका सबसे ज्यादा जरूरत मेरी जात को है सर। कि ब्लैक होल को हमने छेड़ना है सर, हम इसमें से नए सुबह का आगाज करेंगे सर। अपने लिए रास्ते खुद बनाइए सर, रास्ते बनाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह बड़े गफूर रहीम है,
लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि कोशिश के साथ अल्लाह ने चीज़ों को जोड़ा है। असबाब की दुनिया में सबब अख्तियार किया जाता है। मैं कामयाब होना चाहता हूँ तो मुझे कामयाबी के लिए अल्लाह की मदद भी चाहिए और कोशिश भी चाहिए। वो सारी सलाहियतें जो मेरे अल्लाह ने मुझे दी हुई है, तब उस पर मैंने आना है, उस पर मैंने मेहनत करना है। तो सर ब्लैक होल से जब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो सर याद रखिएगा विजन फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। सर तीन ही चीजें होती हैं करियर के एतबार से, याद रखिएगा। एक आपकी डायरेक्शन होती है, एक आपका फोकस होता है और एक आपका डिसीजन होती है। व्हाट, हाउ एंड वेयर। सर जब भी हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो अमूमन हम मैनेजिंग टेक्निक का सहारा लेते हैं डायरेक्शन को डिफाइन करने की। सर मैनेजिंग टेक्निक को भी ठीक कीजिए। सर आम तौर पे हर वक्त किसी को क्रिटिसाइज करके चीजों को मैनेज नहीं किया जाता। अगर मैं लोगों के अंदर पॉइंट आउट करना शुरू कर दूं और क्रिटिक हो जाऊं कि आप ये भी नहीं कर सकते, आप वो भी नहीं कर सकते, आपके अंदर ये भी चीज नहीं पाई जाती, तो सर मैं मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि मुझे कहने की इजाजत दीजिएगा मैं डैमेज कर रहा हूँ। सर जब मैं किसी की इंस्पिरेशन उससे छीन लूंगा, उसकी मोटिवेशन से छीन लूंगा, सेंस ऑफ ऑनरशिप, इदारे से ताल्लुक और इदारे से मोहब्बत छीन लूंगा, तो मैं उसको मैनेज नहीं कर रहा सर। सर हम डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए बस वक्त मेंटोरिंग का भी सहारा लेते हैं। सर मेंटोरिंग को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मेंटोरिंग होती है टेल सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन किसको बताया जाता है? जिसके अंदर स्किल डेफिसिट हो। फिजिक्स के उस्ताद, उनको पता है किसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस वक्त पढ़ाना है, व्हेन वेयर हाउ व्हाट, उनको तमाम सवालों के जवाब का पता, और मैं धक्के से उनकी मेंटोरिंग कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप को सोचना होगा कि मेरा अमल जो है वो गलत है। सर मेंटोरिंग उस वक्त होती है, याद रखिएगा, जब स्किल डेफिसिट हो। एक बंदा को, एक एक टीचर को अंदाजा है कि मैंने करना क्या है, मैंने कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो स्किल की तो कमी नहीं है। गिटार बजानी किसी को नहीं आती तो स्किल की कमी है। साइकिल चलानी नहीं आती तो स्किल की कमी है। गिटार बजानी आती, स्किल, साइकिल चलानी आती, स्किल की तो कमी कोई नहीं है। मैं धक्के से किसी को साइकिल चलाना सिखाऊं तो मैं गलत कर रहा हूँ। मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है जब स्किल डेफिसिट हो। प्रॉब्लम क्या थी? व्हेन वेयर हाउ व्हाट का मुझे मालूम था, किसको पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, बट पढ़ाना नहीं है। कमी तो विल की थी सर। हम मेंटोरिंग करते रहे। सर करियर काउंसलिंग के अंदर मेंटोरिंग को रीशेप करने की कोशिश कीजिए। मेंटोरिंग उस वक्त होगी जब स्किल डेफिसिट होगा। सर मेंटोरिंग के नेक्स्ट स्टेज होती है अमूमी तौर पे, वो होती है काउंसलिंग की। सर आस्क प्रॉब्लम, लोगों से पूछें। सर सर्कल को क्लोज कीजिए, उनसे पूछें, रवाबित बढ़ाइए। पूछें आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मुश्किलात का आप शिकार हैं, कहाँ रास्ता नहीं मिल रहा आपको, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में नुकसान का बायस बनती है, जहाँ हर्डल्स पाई जाती है। पूछे उनसे। सर लेकिन काउंसलिंग ही आपकी मंजिल नहीं है सर। काउंसलिंग की अगली चीज जो डायरेक्शन के लिए जरूरी है वो है कोचिंग। कोचिंग है आस्क सॉल्यूशन। आप उनसे सॉल्यूशन पूछिए। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसी से पूछिए, आप सॉल्यूशन दीजिए। जो प्रॉब्लम आपको है उसका सॉल्यूशन भी तो कोई होगा। मेरे यहाँ जहाँ मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मस्जिद में अजान की आवाज़ आ रही है, तो मुझे प्लीज़ टाइम दीजिएगा, मैं अजान को सुन लूँ। फिर अजान के बाद मैं बात को कंटिन्यू करूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
अल्लाह अल्लाह बिल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बात कर रहा था आपसे डायरेक्शन की, और मैंने इसमें 4-5 चीज़ें आपसे डिस्कस की। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ठीक करवाने की कोशिश की मैनेजमेंट टेक्निक्स का, मैंने आपसे बात की मेंटोरिंग की, मैंने आपसे बात की काउंसलिंग की, मैंने आपसे बात की कोचिंग की। सर कोचिंग में, सिर्फ कोचिंग में याद रखिएगा हम उन चीज़ों को डेलीगेट कर देते हैं, डेलीगेशन पे आ जाते हैं लोगों को एंगेज करने के लिए। सर डेलीगेशन के साथ जब कोचिंग नहीं होगी तो करियर नहीं बनेगा सर। सिर्फ चीज़ों को डेलीगेट कर देने से अगर आप समझते हैं कि आपने किसी की डायरेक्शन को ठीक कर दिया तो मसला आपने हल नहीं किया, सर आपको उसको गाइड भी करना पड़ेगा। सर उसको एंगेज करके उससे दिल की बात उगलवानी होगी। सर याद रखिएगा जब कोई बंदा अपने बारे में खुद सोल्यूशन देता है ना तो उसकी ओनरशिप में आ जाता है। सारा जमाना वो गलती करेगा लेकिन वो शख्स कभी भी गलती नहीं करेगा क्योंकि उसको पता कि मेरी ऑनरशिप में ये चीज शामिल है। लोगों को ऑनरशिप पे लाइए, जितना आप अच्छे अंदाज में लोगों को ऑनरशिप पे लाएंगे लोग आपकी बात को इंडोर्स करेंगे, लोग आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। जब आप किसी चीज को ऑन करते हैं तो आप उसको अपनी जिंदगी का, अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं सर। तो याद रखिएगा कि डायरेक्शन आप जितनी मर्जी किसी भी मामले में कोशिश कर लीजिए, अमूमन हमें जो सवालात का सामना करना पड़ता है कि जी मैं क्या करूं, मुझे क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। सर आप जो भी बनना चाहते हैं लेकिन अगर आप डायरेक्शन लेस हैं तो आई एम सॉरी आपको मुश्किल हो जाएगी। सर जापान के अंदर आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वो इब्तदाई स्टेज में जब बच्चा अभी प्ले ग्रुप के अंदर या मोंटेसरी या इसके नेक्स्ट स्टेज पे होता है तो वो आमतौर पे एक तजर्बे के तौर पे कुछ टॉयज बच्चों के आगे थ्रो करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चों का इंक्लाइंड किस तरफ है, वो टिल्ट कहाँ होते हैं। सर उनके मजाज को समझने की कोशिश करते हैं और गेस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की चीज की तरफ अमूमन जो अट्रैक्ट होता है। लैपटॉप है तो लैपटॉप में वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके लैपटॉप के अंदर इंक्लाइंड है, वो कोई खास कोई और चीज पड़ी हुई है रोबोटिक्स के रेलिवेंट तो उसमें देखने की कोशिश करते हैं। वो ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि मॉडल मेकिंग कर रहे हैं, कुछ चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट चीजों को असेंबल करके। तो सर डिफरेंट चीजों के साथ ये माइंड मैपिंग की जाती है कि बच्चे की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो सर पहली बात है आपकी डायरेक्शन का ठीक होना बड़ा जरूरी है अगर आप करियर काउंसलिंग कराना चाहते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग में करवा रहा हूँ, रेंजर्स की भी करवा रहा हूँ। तो मैंने वहाँ देखा है कि अमूमी तौर पे हमारे यहाँ डीआईजी ट्रेनिंग थे डॉक्टर सलमान सुल्तान राना पंजाब पुलिस में। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब आपके नाम से डॉक्टर लगता है और आप इधर जॉब कर रहे हैं, तो बताने लगे मैं किंग एडवर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। मैं कहा डॉक्टर साहब तो फिर आप इधर, बताने लगे कि मैंने देखा कि मेरा मजाज जो है ना वो उस फील्ड पे नहीं है, अगर चाहे मैंने वो कर लिया, मेरे माँ बाप की ख्वाहिश भी थी, लेकिन मैं ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करता था लर्निंग में, ट्रेनिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट। सर डॉक्टर साहब ने जो काम किया असल में वो रीस्किलिंग किया। अभी जो आप कर रहे हैं वो अपस्किलिंग कर रहे हैं। सर रीस्किलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक चीज में अपने आप को कंफ्यूज पाते हैं या आप अपने डोमेन को बढ़ाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आप इस शक्ल को ब्रेक करें, उस नई डोमेन में दाखिल हो जाएं जहां खुल के अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सके। सर वो रीस्किलिंग में आता है सर। तो डायरेक्शन का दुरुस्त होना करियर काउंसलिंग के एतबार से बड़ा जरूरी है। अगर आपको अंदाजा है नहीं कि आपका मजाज क्या है, आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड, अगर ये दोनों इन लाइन नहीं है तो आपको मुश्किल हो जाएगी। आपको इसको इन लाइन करना होगा और एक सिमत में लेकर चलना होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा सिर्फ डायरेक्शन अकेली आपको कामयाब करवा देती है? नहीं सर। सर डायरेक्शन के साथ एक जो साथ जो बड़ी जरूरी चीज है जो इंटीग्रेटेड है, सिस्टम का हिस्सा है सर, वो आपका फोकस है सर। आपने मंजिल का तयन कर लिया, उस मंजिल के हसूल के लिए फोकस्ड अप्रोच है आपकी, और उस फोकस अप्रोच के लिए जो नंबर ऑफ स्किल्स चाहिए थी वो भी आपके पास मौजूद है। उस फोकस अप्रोच को पूरा करने के लिए जिन हैंडी स्किल्स की जरूरत थी, जो टूल्स अप्लाई करने चाहिए थे, जो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए थी,
जो एनालिटिकल स्किल्स चाहिए थी, क्या वो सारी हमने हासिल की? क्या हमने इस फोकस को शैटर ना होने देने पे अपने आप को इस हद तक मजबूत किया कि हम उन स्किल्स को जितना जल्दी हासिल कर सके? सर याद रखिएगा, फोकस जो है उसकी सबसे पहली जो सीढ़ी है वो बिलीव इन योर सेल्फ है। यस आई कैन, यस आई कैन एंड आई विल इंशाल्लाह। सर फोकस दुरुस्त करने की दूसरी सीढ़ी आपने डिस्कवर करना होता है अपने आप को, आपने देखना होता है कि आप कहाँ मौजूद है और कहाँ आपने जाना है, और आपका लर्निंग से क्या ताल्लुक है और किस हद तक आपने मजीद अपने को सीखना है। सर जब आपने फोकस करना होता है तो सर आपने बिल्ड करना होता है अपने आप को, बिल्ड योर सेल्फ होता है जब आप नेटवर्किंग बनाते हैं उन लोगों के साथ जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। यानी यूं कहिए वैल्यू एडिशन, नेटवर्किंग विद वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडर। जो बंदे आपकी जिंदगी में, जो अफराद आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं उनके साथ आप नेटवर्किंग जब बनाते हैं तो वो आपका फोकस को मजीद ब्लर होने से बचाता है। सर बात यही खत्म नहीं होती। बिलीव इन योर सेल्फ के बाद डिस्कवर, और डिस्कवर के बाद बिल्ड, और बिल्ड के बाद री इन्वेंट योर सेल्फ। सर आप अपने बनाए हुए जो टाइम टेबल है उनको रिविजिट करते हैं और आप देखते हैं कि मैं शायद पहले गलती पे था, मुझे मजीद फोकस होना है और ठीक करना है अपने आप को। सर लेकिन तमाम चीजों के लिए सबसे जरूरी चीज है कि खुदारा अपने कंफर्ट जोन को हमें ब्रेक करना है, मैंने भी करना है, आपने भी करना है। सर अगर हम कहीं बैठे हुए ये समझ के कि ये मेरी आखिरी मंजिल है तो हम गलती पे हैं। सर जब आप पुरस्कून हो जाते हैं लाइफ के अंदर और आप आगे कोशिश नहीं करते बढ़ने की, तो इट मीन फोकस तो है लेकिन आप कंफर्ट जोन को छोड़ने पे तैयार नहीं। सर जिंदगी में कामयाबी कंफर्ट जोन को ब्रेक करने में होती है। सर याद रखिएगा, आप फ्रोग सिंड्रोम, अगर आप में कुछ लोगों का बायो का बैकग्राउंड है तो फ्रोग सिंड्रोम की एग्जांपल ये है कि फ्रोग बेसिकली मेंढक अगर आप पकड़ते हैं और पकड़ के केतली में रखे, उसमें पानी डाले, उसको चूल्हे पे चढ़ा दे, नीचे आग लगा दे, ऐसे कर ना लीजिएगा, वो बड़ी बददुआई देगा आपको। मैं तो मिसाल के लिए समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप केतली में इसको रखें और पानी में उसको फेंक दें और नीचे आग लगाते हैं, आप गौर करें मेंढक उछला कूदना शुरू हो जाएगा जैसे उसको हरारत पहुंचेगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कंपेटेबल हो जाएगा आउटर एनवायरनमेंट और आउटर एटमॉस्फेयर के साथ। आप थोड़ी सी आग को और तेज करें, आप महसूस करेंगे वो और उछले कूदेगा, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो दोबारा अपने माहौल के साथ एडजस्टमेंट कर लेगा, उसकी अडाप्टेबिलिटी उस खास एनवायरनमेंट के साथ हो जाएगी। ये उसके फीचर में ही बात, उसकी जिबल्लत में अल्लाह की तरफ से शामिल है, तो वो कंपेटिबिलिटी कर लेता है अपनी। सर अब आप आग को और तेज करें, आप गौर करेंगे मैंने कुचले कूदेगा लेकिन वो कंपेटेबल नहीं कर पाएगा उस एनवायरनमेंट के साथ और मर जाएगा। आपको क्या लगता है कि उसके मरने की बुनियादी वजह क्या थी? सर एक हद तक तो उसने एडजस्टमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जब उसको लगा कि अब एडजस्टमेंट उसकी पहुंच और उसके कंट्रोल से ज्यादा हो गई है, तो उसने क्या किया? उसे करना क्या चाहिए था, उसने किया क्या? वो वही लड़ता रहा और मारा गया। उसे करना चाहिए था कुछ जंप आउट कर जाता। सर जिंदगी में एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको जंप आउट करना होता है, और जब आप जंप आउट नहीं करते और चैलेंज को नहीं कबूल करते और नहीं उसके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करते, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। याद रखिएगा, जंप आउट उस मौके पे जब उसकी जरूरत है, अगर हम नहीं करते तो हम नुकसान उठा लेते हैं। अच्छा इसकी एक दूसरी डोमेन भी है जो मैंने महसूस की है। हम पहले तो कंफर्ट जोन को छोड़ने पे तैयार नहीं छोड़ते। हम बड़ी मजबूती से चिमट के बैठे होते हैं कंफर्ट जोन के साथ। अगर कंफर्ट जोन छोड़ने का इरादा कर ही लें तो पता क्या करते हैं, हम इसकी सेकंड स्टेज पे तो नहीं आते, हम बराह रास्त थर्ड पे चले जाते हैं जिसे कहते हैं पैनिक जोन। और वहां जाके हम कहते हैं हो नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और सवाल अपने आप से करते हैं मैं तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो कंफर्ट जोन को छोड़ बैठा हूँ। सर आप छोड़ तो बैठे हैं लेकिन आप ज्यादा जज्बाती होकर आपने ज्यादा छलांग लगा ली है और आप पैनिक जोन में आ गए हैं। सर जब होमवर्क कंप्लीट ना हो तो पैनिक जोन भी तकलीफ पहुंचाता है सर। सर कंफर्ट जोन और पैनिक जोन के दरमियान एक स्टेज भी आती है सर, और उस स्टेज को कहते हैं ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन। सर आपकी कामयाबी ना पैनिक में होती है ना कंफर्ट में होती है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में होती है।
और वो ग्रोथ जोन कहलाता है। सर याद रखिएगा, जब आप ग्रोथ जोन में अपने आप को लेके आते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि अब मैंने मार्च करना है टुवर्ड्स डायरेक्शन। ये आपके फोकस को और स्ट्रेंथन करता है। और याद रखिएगा, एक तो स्ट्रेंथ्स आपकी वो है ना जो आप जानते हैं, आप इंथ्यूजियास्टिक हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप स्मार्ट वर्कर हैं, आप पैशनेट हैं, आप लॉयल हैं, आप सिंसियर हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है। सर कुछ स्ट्रेंथ ऐसी होती हैं जो अल्लाह ने हमारे अंदर पैदा की होती हैं, लेकिन हमें इनका अंदाजा नहीं होता, ना कोई बताता है ना हमें खुद अंदाजा होता है। सर उनको पोटेंशियल स्ट्रेंथ कहते हैं सर। सर जो नजर आती है वो स्ट्रेंथ है, और वो जो नजर नहीं आ रही जो आपके अंदर पाई जाती है वो पोटेंशियल स्ट्रेंथ है। हमें उसको भी डिग आउट करना होता है। सर जितना जल्दी हम डिग आउट करते हैं उतना जल्दी हमें आसानियां मिलना शुरू हो जाती है। मैं अक्सर ट्रेनिंग में कहा करता हूँ, try to dig out yourself. The more you dig out yourself, the more you gain confidence. सर अपनी सलाहियतों को, अपने आप को एक्सप्लोर करना सीखिए। सर अपनी स्किल्स को एक्सपोज करना सीखिए। तो याद रखिए, हम फोकस की बात कर रहे थे कि ये इसकी स्टेज बिलीव इन योरसेल्फ से स्टार्ट हो जाती है और ये डिस्कवरी पे आती है, और डिस्कवरी के बाद बिल्डिंग पे आती है, बिल्ड योरसेल्फ, और फिर रीइन्वेंट आता है जिसमें मैंने कंफर्ट जोन की बताई बात, और सब उसके बाद बी योरसेल्फ आता है जिसमें पोटेंशियल स्ट्रेंथ की बात बताई। यस मैंने काम करना है और मैंने उन चीजों को भी अनफोल्ड करना है जो अल्लाह ताला ने तो मेरे अंदर पैदा की है, लेकिन मैं उसको जांच नहीं पा रहा, मैं देख नहीं पा रहा। अगर सर ये फर्क है जॉब और करियर के अंदर, जब हमें चीजें नजर नहीं आ रही होती, हालांकि वो हमारे अंदर पाई जाती है। मैं नहीं मान सकता कि बहसीयत मुसलमान और बहसीयत इंसान नहीं हो सकता कि आपके रब ने आपके अंदर कुछ चीजें ना पैदा की है। ये नहीं हो सकता कि आप बेकार हो। सर आप हो अशरफुल मखलूकात और बेकार हो, ये नहीं हो सकता। हमें सिर्फ थोड़ा सा कंपोज करना है, हमने चीजों को रीडिफाइन करना है, रीशेप करना है, और डिसीजन मेकिंग सबसे जरूरी चीज। डायरेक्शन तय हुई, फोकस ठीक हुआ, डिसीजन मेकिंग पे आई है। सर मैंने बहुत सारे ऐसे अफराद को देखा है जो अपने क्रेडेंशियल में बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर वो डिसीजन मेकिंग में नुकसान उठा जाते हैं। सर लीडरशिप के ट्रेड्स में सबसे बेहतरीन ट्रेड आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, हिकमत और मौके महल के मुताबिक डिसीजन। डिसीजन मेकिंग से मुराद ये बिल्कुल नहीं कि अब्रप्ट डिसीजन, डिसीजन मेकिंग से मुराद ये बिल्कुल नहीं है सडन डिसीजन। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपको। डिसीजन मेकिंग है कि राइट डिसीजन फॉर द राइट जॉब। जब डिसीजन की जरूरत है तो डिसीजन लेना है, और अगर मिस फायर करेंगे तो फिर आपका डिसीजन ठीक नहीं। आपको टारगेट को हिट करना है तो आपको मिस फायर नहीं करना होगा, आपको अपने आप को कंपोज करना है और इंक्लाइन करना है टुवर्ड्स टारगेट। जितना आपका जेस्चर कंपोज होएगा उतना आप अच्छा डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे सर। तो याद रखिएगा, जब भी आप विजन फॉर्मेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में बड़ी जरूरी हैं, आपकी डायरेक्शन, आपका फोकस और आपके डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम आगे बात करेंगे, जो डिसीजन मेकिंग को मुतजलजल कर देते हैं, इनडिसेसिव बना देते हैं, डिसीजन मेकिंग को कंप्लीट नहीं होने दे रहे होते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हमने खुद लगा रखे हैं। वो हमने इसको एवेल्यूएट करना है कि हमने इन बैरियर्स को रिमूव कैसे करना है और जिंदगी को आगे कैसे लेके जाना है। हम थोड़ा आगे चलते हैं सर। एक एक्टिविटी है, थोड़ा सा 1-2 मिनट की एक्टिविटी है, आप इसको जरा कीजिए और अगर एंड पे आप मुझे याद भी करवाइएगा और इसको प्लीज मुझसे शेयर भी कीजिएगा। सर बहसीयत उस्ताद, आप किस तरह सेल्फ बिलीफ लाते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर? आप उनकी सेल्फ स्टीम को किस तरह एक्सेलरेट करते हैं? कैसे उनको एक्सप्लोर करते हैं कि यार तुम कर सकते हो, तुम करके दिखाओगे? इस मेथड को किस तरह उनको अप्लाई करते हैं? सर क्या इसके लिए जरूरी है कि जो स्टूडेंट का सेल्फ बिलीफ बेहतर करना चाह रहा है उसका अपना सेल्फ बिलीफ भी ठीक होना चाहिए?
सर यू कैन इन यू विल की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अगर आप इस पे नहीं आते तो आप नुकसान उठा लेते। तो आपने मुझे ये बताना है और पेपर पे आपने कुछ हैंडी पॉइंट्स लिखने हैं जो डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे कि आपके पास कौन सा तरीका कार होगा कि आप स्टूडेंट्स को सेल्फ बिलीफ उनका उनके अंदर पैदा कर दें, उनकी सेल्फ स्टीम उनके अंदर जिंदा कर देंगे। ये एक्टिविटी है, मैं आपको सिर्फ इस पे थोड़ा थोड़ा स्पेस भी दे रहा हूँ कि आप अभी बैठे बैठे इसको करते भी जाइए साथ साथ, ताकि मैं चाहता हूँ मोमेंटम हमारा डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो असली तौर पे मुझे आपको कुछ टाइम देना चाहिए, लेकिन मोमेंटम क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, ऑनलाइन है, तो मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मोमेंटम को दोबारा रीशेप करने के लिए फिर मेहनत की जरूरत होती है। तो मैं एक मोमेंटम से बात कर रहे हैं, तो मैं मोमेंटम को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। आप साथ साथ अपने हाथ चलाते जाइए और उस पर वर्किंग करते जाइए और मेरी बात भी सुनते जाइए कि आप स्टूडेंट के अंदर सेल्फ बिलीफ को कैसे पैदा करेंगे, उसको कैसे यकीन दिलवाएंगे कि तुम किसी से कम नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें खास पैदा किया। यू कैन एंड यू विल, और तुम कर सकते हो, तुम करके दिखाओगे। तो सर ये एक्टिविटी आपने एंड पे याद करवाना है। सर जब करियर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, याद रखिएगा करियर डेवलपमेंट में सेल्फ असेसमेंट। सर बसों का ना कुछ पेपर ऐसे होते हैं, आप सारे साथ से करा। मैं एक मजे की बात बताऊं आपको, आप बच्चों को यकीनी तौर पे जब बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं तो वह उसमें ये बात भी ऐड की कर लीजिए। यकीनी तौर पे अगर आपने की हुई है तो अल्लाह का खास फजल है, नहीं है तो उसको ऐड कर लीजिए। सर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम बच्चा ज्यादा अच्छा कामयाब वो होता है जो सेल्फ मैनेजमेंट करता है। सर टाइम मैनेजमेंट भी सेल्फ मैनेजमेंट के बाद है। अगर ऑन द डे ऑफ एग्जाम आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, इफ यू आर फेल टू मैनेज योर सेल्फ, आप पूरा पेपर बर्बाद कर लेते हैं। आप भला ही कितने लाइक क्यों ना हो, बड़े जीनियस क्यों ना हो, हार्ड वर्कर क्यों ना हो, सेल्फ असेसमेंट भी ऐसी है। हमें से हर एक को अपने आप की असेसमेंट करना होती है। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ ठीक खड़ा हूँ। जितना नंबर ऑफ एक्सपीरियंस का मैं दावा करता हूँ, जो नंबर ऑफ एक्सपोजर का मैं दावा करता हूँ, जिस डिग्री का मैं क्लेम करता हूँ, तो क्या मैं उसको जस्टिफाई भी करता हूँ? अगर करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है। और अगर मैं समझता हूँ कि मैं उसमें कमी महसूस करता हूँ तो
भी किया, डायरेक्शन के अंदर भी किया, फोकस के अंदर भी किया। गोल सेटिंग बहुत जरूरी है कि जो मेरा गोल है सर वो स्पेसिफिक भी होना चाहिए। हवा में तीर नहीं चलाना मैंने सर, वो मेजरेबल भी होना चाहिए, उसको गेज के ऊपर स्केलिंग आ जानी चाहिए उसकी। मैं कोई ऐसा गोल का तायुन ना कर लूं जो मुझसे अचीव ही ना हो, या किसी ऐसे गोल का जो हवा में चला दिया हो मैंने। सर हमारे गोल जो है ना वो बड़े रियलिस्टिक होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। तो गोल सेटिंग की अहमियत भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है जितनी सेल्फ असेसमेंट की और करियर अवेयरनेस की है। कि आपने जिन गोल्स को आपने अपने लिए एक म्यार रखा है, दे शुड बी लाइक, जिसे आप कहते हैं ना, टेंजिबल, फिजिकल और मेजरेबल। आपको अंदाजा हो कि वो नजर भी आ रहा है, वो स्पेसिफिक भी है। गोल जब भी होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो जनरल कभी भी नहीं हुआ, याद रखिएगा। मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। मुझे एक जब अंदाजा हुआ कि आई एम गुड इन ट्रेनिंग, मैंने देखा कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो अल्लाह की तरफ से। पहले तो बात है कि मैं चीज का खुद ही इजहार कर दूं और मैं इसका इतराफ भी कर लूं। बस ये महज अल्लाह का एहसान होता है कि अल्लाह की बात करवा देता है, वरना अपना कोई कमाल नहीं। अगर मैं आप लोगों को सामने बात करूं तो महज अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ये मौका और तौफीक अता फरमाई कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं पता नहीं क्या चीज। सर मैं कुछ भी नहीं हुई, महज अल्लाह का एहसान। तो सर जितना आप अल्लाह के आगे इस अंदाज में झुक जाते हैं, अल्लाह अपनी नेमतों को और बढ़ा देते हैं। मैं शिकर तुम तुम जब शुक्र करते हैं तो अल्लाह और नेमतों को बढ़ाता है। तो गोल सेटिंग स्पेसिफिक होनी चाहिए सर, मेजरेबल होनी चाहिए। स्किल ट्रेनिंग, तो क्या जो गोल मैंने सेट किए हैं उसकी स्किल्स की ट्रेनिंग मैंने ली हुई है। ठीक है ना, हम करियर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सर सबसे बड़ा जो नुकसान हम करते हैं ना अपने साथ, हम सर बगैर स्किल्स की ट्रेनिंग के चल रहे होते हैं। मेरा आपसे मासूमाना सवाल है, करियर काउंसलिंग या करियर डेवलपमेंट, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो कभी गौर कीजिएगा कितने पाकिस्तान के अंदर ऐसे बाकायदा सेंटर्स मौजूद हैं या करियर काउंसलिंग करवाई जाती है। इस सवाल मैंने आप लोगों को दे दिया है। बाकायदा सिलेबस का हिस्सा बनाया जाता है, हर कोई आपसे आके पूछ रहा होता है, हर मैट्रिक और एफएससी और बीएससी का बच्चा आपसे आके पूछ रहा होता है। कितने ऐसे इदारे हैं जहां बाकायदा करियर काउंसलिंग पे ट्रेनिंग दी जाती है, करियर मैपिंग कैसे करेंगे, एप्टीट्यूड का टेस्ट कैसे होगा, एटीट्यूड का टेस्ट कैसे होगा। सच स्किल्स ट्रेनिंग भी इसी का हिस्सा है। आप जिस भी फील्ड को लेके चलना चाहती हैं उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं सर, जिनको कंप्लाइंस करना आपके लिए जरूरी है। अगर इफ यू आर फेल टू कंप्लाइंस दैट थिंग तो आप बड़े एडवर्स हालात में चले जाएंगे। तो करियर डेवलपमेंट में स्किल्स ट्रेनिंग का उतना ही अहम किरदार है जितना आपका गोल सेटिंग है, और फिर आप परफॉर्म करते हैं, फिर आप एग्जीक्यूशन स्टेज पे जाते हैं। देखिए ना, गौर कीजिए, जब आप असेसमेंट अच्छी करेंगे, करियर की अवेयरनेस भी होगी, गोल सेट भी स्पेसिफिक हो जाएंगे और बाकायदा ट्रेनिंग ली होगी, तो क्या परफॉर्मिंग आपकी आपकी बेहतर होगी कि नहीं होगी? क्या एजुकेशन में आप नुकसान उठाएंगे कि स्ट्रीमलाइन होकर चलेंगे? तो सर असल में ये वो सिक्वेंशियल ऑर्डर है जिसको आप फॉलो करते जाएंगे, आप कामयाब होते जाएंगे। जितना अच्छा फॉलो करते जाएंगे उतना अच्छा कामयाब होते जाएंगे। तो हमने इस पे भी काम कर लिया। हमने इन तमाम यार्डस्टिक को हमेशा सामने रखना है जब भी हमने सिलेक्शन करनी है अपने करियर की। हम आगे मूव करते हैं। ये आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा, कॉलेजेस में पढ़ा, स्कूल लाइफ में पढ़ा, पढ़ाते भी होंगे। सर मेरे एक सवाल है, हमें से कितने अफराद ऐसे हैं जिन्होंने चलते फिरते नहीं, बाकायदा कन्फाइंड अप्रोच के साथ, कंसंट्रेटेड अप्रोच के साथ अपने घर के उस कमरे के अंदर जहां वो अपनी बुक्स को रखते हैं, वहां बैठ के हाथ में कलम पकड़ के और कॉपी लेके उन्होंने बाकायदा उसका एनालिसिस किया कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। सर बाकायदा प्लानिंग के साथ जिन्होंने किया हो, सर मैं चलते फिरते की बात नहीं कर रहा,
जिन्होंने बाकायदा इसमें वर्किंग की हो, ड्रिल की हो कि ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, ये मेरी वीकनेसेस है और इन वीकनेसेस को मैं स्ट्रेंथ बनाऊंगा। और यहां जहां मुझे मौके मिल सकते हैं, ये ट्रेनिंग की तो अपॉर्चुनिटी है ना अपनी स्ट्रेंथ्स को मजीद बेहतर करने की। और कौन से ऐसे डेंजर जोन है जो थ्रेट्स बन चुकी हैं, अगर मैं उन पर जल्दी काम नहीं करूंगा तो मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। सर अगर आप इस एनालिसिस पे नहीं है तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। आपको उन थ्रेट्स का अंदाजा करना है कि जो आपको आपके लिए मुश्किल बना सकते हैं आपका करियर की जर्नी और आपका सफर। जिस कदर उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जिस कदर उन पे मेहनत स्टार्ट कर देंगे, वो उस कदर आपकी स्ट्रेंथ्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा सबसे जरूरी चीज है शॉर्ट एनालिसिस। सर अगर आप अपना शॉर्ट एनालिसिस अच्छे अंदाज में करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को आप इस प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे। और बहुत सारे अफराद यकीनी तौर पे ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। मुझे इसके बारे में बड़ा हुस्न ज़न है कि हमें शख्सियत ये काम ऑलरेडी कर रही होगी, उनको अपने स्ट्रेंथ एरिया के बारे में अंदाजा होगा और है। तो शॉर्ट एनालिसिस करियर के एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको पिन पॉइंट करके बता देता है कि कहाँ आपके फ्लॉज है और कहाँ आप सही खेल सकते हैं और कितनी मेहनत किस डोमेन में आपको चाहिए। वो आपको पिन पॉइंट करते हैं और सही गाइडलाइन दे देते हैं। इसकी बड़ी जरूरत और बड़ी अहमियत रहती है हमेशा। सर जब आप शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं तो सर इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है? करियर फिट थ्योरी। सर मैं इस फील्ड में इसलिए हूँ, मैं एक मिसाल से समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं इसमें चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी डिग्री इसके रेलिवेंट थी, क्योंकि मैंने अपने आप को इसमें अकोमोडेट करके एडजस्ट कर लिया है। लेकिन सर इसकी नेक्स्ट स्टेज भी थी सर, जब पैशन इन्वॉल्व हो जाता है। सर जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए और आपका प्रोफेशन आपका पैशन बन जाए तो मजा दुबाला हो जाता है। सर सर पढ़ाना तो हर एक ने, पैसे भी कमाने इसके अगेंस्ट, लेकिन जब उसके अंदर पैशन पैदा हो जाए, एनर्जीज आ जाए, एक जज्बा आ जाए, तो सर वो बेस्ट फिट में आता है। सर याद रखिएगा ये जो पैशन है ना, पैशन, ये पैशन भी अकेला काफी नहीं है। जब पैशन के साथ पेशेंस ना हो, सब्र, पैशन विद पेशेंस, हार्ड वर्किंग विद स्मार्ट वर्किंग, तो सर बेस्ट फिट है। ये इतना बेहतरीन आपकी फील्ड है, मैं आपको यकीन जाने जिस फील्ड में आप लोग हैं असातिज़े किराम, आपके हाथों से डॉक्टर बनते हैं, आपके हाथों से इंजीनियर्स बनते हैं, आपके हाथों से आईटी प्रोफेशनल्स बनते हैं, आपके हाथों से बिजनेसमैन बनते हैं। आप कितना सदका जारिया बन रहे हैं इस मुआशरे के लिए। तो सर अगर आपको लगता है ना कि आप इसमें बेस्ट फिट नहीं है, तो सर आपको फिर रिविजिट करना होगा अपने आप को और वो सारी फीचर्स को अडॉप्ट करना होगा जो आपको बेस्ट फिट के जुमरे में लेके आए। सर मैं मानता हूं कि आप पैसा की एक बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन याद रखिए पैसा अकेला शायद इतना मजा ना आपको दे। अगर पैसे के साथ मतलूबा आपको स्किल्स चाहिए बदलते हुए रुझानात के साथ, जितना मजा वो आपको, और वो आपके अपने हाथ की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो पैदा की जा सकती है और थोड़ी सी कोशिश से पैदा की जा सकती है। लिहाजा बेस्ट फिट की थ्योरी को हमने अप्लाई करना है और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। क्या वाकईतन मैं भरपूर एनर्जीज के साथ काम कर रहा हूं? मैं रोजाना अपस्किलिंग करता हूं? क्या मैं ट्रेनिंग डोमेन में खेल रहा हूं? क्या हर नया आने वाला दिन एक नई चीज मुझे सिखा के जा रहा है? क्या मेरी एनर्जी शैटर्ड तो नहीं हो रही? क्या मैं कंसिस्टेंट हूं? मेरा कॉन्फिडेंस शेक तो नहीं हो रहा? तो फिर सर आप बेस्ट फिट में आते हो। तो जो लोग अपने डोमेन में बेस्ट अंदाज में खेलते हैं
यकीन जाने उनको मैंने कामयाब होते देखा है और बेहतरीन अंदाज में कामयाब होते देखा। तो लिहाजा इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि आप गुड फिट में आते हैं कि बेस्ट फिट में आते हैं। सर सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना शुरू कर दीजिए। करियर काउंसलिंग बड़ा जरूरी है सर। मैं मानता हूँ कम्युनिकेशन यकीन सी बात है, बातचीत तो उर्दू में भी हो जाती है। सर इंग्लिश कम्युनिकेशन को इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाता है कि ये इंग्लिश कम्युनिकेशन आमतौर पे आपको ना सिर्फ आपके मुल्क में बगैर बाहर भी हेल्प आउट करती है। सर इंग्लिश को उस हद तक तो सीखने की कोशिश लाजमी कीजिए ना जिस हद तक आपको जरूरत है। यकीनी तौर पे हमने किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना, ना हमें होना चाहिए। इंग्लिश का ना आना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इंग्लिश का आना आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन जरूर है। इंग्लिश कम्युनिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी बड़ी जरूरी है। आप अपने आप को एंगेज करें उन प्रोग्रामात के साथ जो आपको रिक्वायर्ड है। या कम से कम एमएस ऑफिस तो आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो पीपीटी तो आनी चाहिए। इस हद तक तो हमें अपने आप को इनलाइन करना है कि मैं अगर इस डोमेन में कभी कल कला को जाता हूं तो मेरी ये चीजें हैं जो सिर्फ मैं थोड़ी सी मेहनत से इनको ऑब्जर्व करूंगा तो ये दोबारा मेरे अंदर पैदा हो जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी, कैरेक्टर बिल्डिंग। सर याद रखिएगा जब आप किसी से मुलाकात करती है तो जो पहला इंप्रेशन आपका होता है वो आपकी जात का होता है। सर मुझे एक चीज याद आ रही है, अल्लाह के नबी का फरमान है, मन गश फलैस मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मा आला मन इक्तसदा, जिसने मैंने रवि इख्तियार की वो कभी मुफलिस ना हुआ। सर ऐसी ही जिंदगी के अंदर जिसका किरदार बेदाग है, जो अपने डोमेन में एक बेताज बादशाह है, तो सर वो लोगों को भी इंपावरमेंट करता है। सर ये वो चीज है कैरेक्टर बिल्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है, आप लोगों को भी इसमें एंगेज करना शुरू कर देती है। सर इस पे भी काम करने की जरूरत है और फिर बासे तो उस्ताद इस पे और काम करने की जरूरत है। सर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे काम करने की जरूरत है। हमें अपने आप को उन तमाम चीजों के साथ एंगेज करना है जो जो चीजें हमारी पर्सनैलिटी को नई डायरेक्शन और नई शेप दे सकती हैं और हमें कामयाबी की तरफ लेके जा सकती हैं। ये है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। हम एक जगह स्टक होकर मत बैठे, बल्कि हमें अपने सफर को जारी और सारी रखना है। वो पानी जो खड़ा रहता है उसमें ताफुन पैदा हो जाता है और बदबू दे जाता है। वो तहरक पानी आपको जिंदगी में कामयाबी की दलील देता है। तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बहुत जरूरी चीज है लाइफ के अंदर। और आप जिस भी सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं उसका एक अच्छा खासा नॉलेज, उसके प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो सारी चीजें हैं जो सब्जेक्ट नॉलेज का हिस्सा बनती है। और हमें इसके बारे में खूबी अंदाजा होना चाहिए कि मैंने अपने सब्जेक्ट नॉलेज को किस हद तक इनहेंस करना है और मुझे किन किन डोमेन में मेहनत करते हुए इसको बेहतर करने की कोशिश करना है। ये है सब्जेक्ट नॉलेज। तो याद रखिएगा कुरान मजीद की एक आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सर अल्लाह आपको कभी भी जाया नहीं करेगा। सर जो लोग एक नेक मिशन के साथ चल रहे होते हैं अल्लाह उनको कभी भी जाया नहीं करता। सर ये मेरी या आपकी फिर ये तो है भी सदका जारी है। सर हम जितने अच्छे अंदाज में लोगों को एम्पावर करेंगे, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह आपको बढ़ा चढ़ा के इसमें कामयाबी दे। मैं बल्कि अक्सर एक बात कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर किसी का बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो मेरे बच्चे भी तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, मेरे बच्चे भी तो डिफरेंट जगहों पे पढ़ रहे हैं। सर अगर मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा तो मेरा अल्लाह मेरे बच्चों के साथ भी सही करवाएगा। सर ये तो एक हाथ दे एक हाथ लेने वाली बात है। इन एरियाज पे काम करने की जरूरत है जो कि एक जनरल डोमेन में आता है, करियर के एतबार से आता है। ये जनरल चीजें डिस्कस की है, कम से कम हमारा इतना ताल्लुक तो इससे होना चाहिए कि हम इसमें अपने आप को एंगेज करके रिजल्ट फाइंड आउट करने की पोजीशन में आ जाए।
हम थोड़ा आगे चलते हैं। सर अमूमन मैंने देखा है कि हमारा बैकअप प्लान नहीं होता। मैं ये करना चाहता हूँ और अगर मैं ये ना कर सका, if I'm failed to do this, if I'm unable to complete this, what would be the second option that I have? उस सेकंड ऑप्शन पे काम करने की बड़ी जरूरत है। सर जब भी प्रायोरिटी लिस्ट बनाए, सेगमेंटेशन पे आए, एबीसी मेथड को अप्लाई करें, तो याद रखिएगा आपकी सेकंड प्रेफरेंस भी होनी चाहिए। अगर मैं इसमें एक्सेल ना कर सका तो मेरे पास ये चॉइसेस मौजूद है जिस पे मैंने मेहनत करना है। जब भी करियर के बारे में आप मैपिंग करें तो आपके पास पूरा चेकलिस्ट बननी चाहिए। फर्स्ट चॉइस, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, और फिर अल्लाह से मदद मांगी। आप यकीन जानिए अमूमी तौर पे हम इसलिए भी स्टक होते हैं करियर के एतबार से, हमारे पास सेकंड प्रेफरेंस होती ही नहीं है, या हमें किसी ने बताई नहीं होती, हमने खुद भी गोल्ड नहीं की होती। सर हमारा कौन सा साइको टेस्ट होता है, हमारा कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, हमारा कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सर वेस्ट के अंदर इन बाकायदा बच्चों के ये सारे टेस्ट होते हैं और एक पूरा एक उनका एक चार्ट बनाया जाता है, चेकलिस्ट मरतब की जाती है कि ये कहाँ फॉल करता है डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। तो सेकंड प्रेफरेंस भी हमारी होनी चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ कि अगर मैं ये ना कर सका तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, मैंने बैकअप प्लान किया। तो सर करियर के एतबार से जो सबसे जरूरी चीज है कि आपका बैकअप प्लान भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। सर हमें कुछ इन चीजों के साथ भी नबर्द आजमाना पड़ता है। मैं कुछ बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे फैमिली के जो करियर ट्रेंड्स है वो कुछ और है। अब जरूरी है कि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर, तो मैंने डॉक्टर ही बनना है। जी फला के बेटा इंजीनियर है तो तुम भी इंजीनियर ही बनो। सर अगर यहाँ से बचते हैं तो फ्रेंड्स के बड़े प्रेशर होते हैं। हमने कभी अपने आप पर डिग आउट नहीं किया होता, हम फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके हम डिसीजन कर रहे होते हैं। सर इन दोनों चीजों की अहमियत से मैं इनकार नहीं कर रहा। जिंदगी में फैमिली की भी जरूरत है, फ्रेंड्स की भी जरूरत है, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि इनके साथ साथ आप सेल्फ डिस्कवरिंग प्रोसेस पर भी जाए। आप खुद भी अपने आप को वैल्यूट करें ना, खुद भी असेसमेंट पे लेके आए ना, खुद भी झांके अपने अंदर कि आपकी क्या फील्ड थी, आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, आपको कहाँ होना चाहिए है। रीजंस ऑफ लैकिंग द सब्जेक्ट फॉर करियर, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आपको वजूहात सर याद रखिएगा हर चीज की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए लाइफ के अंदर। मैं ये करना चाहता हूँ, क्यों मैं ये करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं इसलिए करना चाहता हूँ। यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। तो रीजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज की पसंद के अंदर, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो करियर हो, इन लाइन विद मॉडर्न मार्केट नीड्स। सर जिद्दत में मुआशरे के अंदर, मार्केट के अंदर उसके साथ कंपेटिबल करें अपने आप। आपने उन खतूत पे काम करना है जो इस वक्त आपसे डिमांड कर रहा है, आपकी मार्केट नीड्स। मार्केट आपको किस अंदाज में ट्रीट कर रही है और आपने अपने आप को किस अंदाज में ट्रीट करना है। तो सर अगर तो आप इस खतूत पे चलेंगे तो यकीन जानिए जिस करियर का आप इंतखाब करेंगे वो करियर आपको मुतमईन भी करेगा। वो जो जॉब जो करियर का एक हिस्सा होती है, जो शॉर्ट टर्म होती है, डिफरेंट सेगमेंटेशन करे तो एक हिस्सा जॉब का बनता है। तो जॉब आपको मुतमईन भी करती है, सेटिस्फाई भी करती है, आपको खुशी भी मिलती है, आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देती है। क्यों? इसलिए कि आपने उसकी सिलेक्शन में आपकी रिक्रूटमेंट इतनी अच्छी होती है कि आप अच्छे तरीके से फिल्टर होके आगे आए होते हैं, और जितना अच्छा फिल्टर आप होते हैं उतना अच्छा आप मार्केट में रोल प्ले करते हैं। हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। एक एक्टिविटी है सर, व्हाट द सब्जेक्ट डिग्रीज यू हैव, राइट द पॉसिबल करियर यू कैन ऑप्ट अदर देन टीचिंग करियर। कि आपने अपने लिए भी सोचना है और आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस एक्टिविटी में एंगेज करना है जब इस जिंदगी में मौका मिले। एक तो अभी भी कीजिए। सर अगर आप केमिस्ट्री के टीचर हैं तो क्या सिर्फ पढ़ाना ही आपका सब्जेक्ट है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब किसी की करियर काउंसलिंग कर रहे होंगे, एक बच्चा जो आपसे इन्फ्लुएंस है, तो उसको भी तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में डिस्कस कीजिए ना चीजों को, ब्रॉडर मिक्सअप होना चाहिए चीजों का। एक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला या केमिस्ट्री पढ़ा हुआ शख्स टीचिंग के अलावा फार्मास्यूटिकल्स में भी इसकी जरूरत है, केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल की इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसकी जरूरत है। सर डिग्री, आपकी केमिस्ट्री की डिग्री और उसके एक्सपीरियंस से रेलिवेंट
जो जो डोमेन और फील्ड मार्केट का हिस्सा है उन तमाम में आप इक्वली एंगेज हो सकते हैं। सर ये ब्रॉडर कौन करेगा इस विजन को? मैं और आप। हम अक्सर जो ब्लेम करते हैं ना कि जॉब्स नहीं है, मैं आपको यकीन से बताऊं, मैं मानता हूं कि मार्केट के हालात बड़े स्क्वीज हैं, लेकिन सर टैलेंट भी नहीं। सर टैलेंट भी नहीं है, जो टैलेंट मार्केट का हिस्सा होना चाहिए वो टैलेंट मुझे नजर नहीं आता। जितनी अपस्किलिंग होनी चाहिए उतनी अपस्किलिंग हो भी नहीं रही। रोजाना के एतबार से जो चीजें सीखनी चाहिए, जितनी एंगेजमेंट चाहिए, जितनी इंटरैक्टिव चीजें चाहिए, उतनी हो भी नहीं रही। लिहाजा इस पर भी काम करने की जरूरत है। सर जब भी आप करिए काउंसलिंग सेशंस करें तो उसके प्रोसीजरल स्टेप्स क्या होती हैं? सर बड़ी दिलचस्पी वाला सेशन स्टार्ट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग स्टार्ट होना चाहिए। स्टोरी नहीं जैसे सुनाते आप किसी को, एंगेजमेंट, सक्सेसफुल स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग अंदाज, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिंकेज होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को लिंक करना शुरू कर, डिफरेंट डोमेन के एग्जाम्पल को लिंक कीजिए ताकि आप अच्छे अंदाज में काउंसलिंग सेशंस को सर अंजाम दे सकें। उसमें क्विज़ का डिफरेंट मल्टीपल एक्टिविटीज को एंगेज करें। स्टेज फियर को दूर करने की स्टेज पे बुलाया जा सकता है, क्वेश्चनियर्स को सर्कुलेट किया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चंस। मैं इस डोमेन में बात करना चाहता हूं कि मैंने ये देखा है या अक्सर हम पर पीछे रह जाते हैं। सर याद रखिएगा, जब हम सर्व करने की कोशिश करते हैं ना किसी को सवालात पे, सवालात के बारे में अरबी में कहते हैं सवाल निस्फुल इल्म, सवाल तो आधा इल्म होता है। सर कभी किसी को सलब ना कर। सर आपके अपने बच्चे भी अगर आपसे सवालात करते हैं, मासूमाना सवालात करते हैं, तो सर जितना उनकी कैपेसिटी उन्होंने उतने सवाल कर लेना, तो हिकमत से उनके जवाब दीजिए। सर जैसे ही हम जब सलब करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे मजाज का ऐसा हिस्सा बनता है कि वो यकीन जानिए हमें भी नुकसान पहुंचा रहा होता है और हमारे दाएं में जितने अफराद उनको नुकसान। आपने देखा नहीं, कुछ लोगों का ट्रीट करने का डिफरेंट अंदाज होता है। कुछ लोग होते हैं वो हमेशा फैसिलिटेटर होते हैं, हर जगह फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनमें घर में भी ये मिजाज होता है और इसके अगेंस्ट वाइस वर्सा भी होता है। तो फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चन, जब भी आप काउंसलिंग सेशंस में जाएंगे तो आप उसका स्टार्ट इंटरेस्टिंग करेंगे और लास्ट में, जैसा ये आज ट्रेनिंग सेशन को ही देख लीजिए, आपने मेरी बात सुनी, मैंने स्टार्ट किया, मैंने एग्जांपल्स कोड की, एक्टिविटीज थ्रो की आपको, अब आपसे सवाल भी लिए जाएंगे, आपसे बात भी की जाएगी। तो ये अंदाज आपने अपना अंदाज भी इख्तियार करना है कि जब आपने किसी को गाइड करना है तो आपका अंदाज भी होना चाहिए। सर याद रखिएगा, इमर्जिंग करियर्स के बारे में जरूर लोगों को मुतारिफ करवाएं, जो नए ट्रेंड चल रहे हैं, उनकी सैलरीज और बेनिफिट्स क्या क्या है। इक्विप योरसेल्फ विद द सब्जेक्ट्स टीम, जिस भी सब्जेक्ट को आपको लेके चल रहे हैं उसके साथ भी इक्विप करें अपने आप को। आपके एजुकेशन डिग्रीज एक्सपीरियंस मैटर करते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज भी मैटर करते हैं, जिस तरह आज का ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, डिप्लोमा कोर्सेज है, आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी मैटर करती है। ये सारा एक स्किल सेट है जो आपने लोगों को एंगेज करते हुए लोगों को गाइडलाइन देनी है, किस तरीके से आपने इन चीजों के साथ अपने आप को हम आहंग करना है। जितना करते जाएंगे उतनी कामयाबी मिलती जाएगी, उतनी बेहतरी आती जाएगी। और सर याद रखिएगा, फाइनल थॉट क्या है, यू कैन कंकर द वर्ल्ड। सर आप ही हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको एक मकसद के तहत पैदा किया, उस मकसद की तकमील के लिए आपने अपने आप को डिग आउट करना है। जितना बेहतरीन कर लेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। हमें से हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी और अपने डोमेन में खेलना सीखिए, कोशिश करना सीखिए, यकीन जानिए आपको आपको रिजल्ट आएंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। और ये करियर काउंसलिंग भी सदका जारी है सर। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आ रहा होगा आपके सामने। इफ यू हैव एनी क्यूरी इंक्वायरी यू डू आस्क मी, you may check me on the Google as well against my name साजिद हफीज खालिद। इंशाल्लाह जिंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया तो दोबारा मुलाकात भी होगी। हम सवालात की तरफ आते हैं ताकि जो आपके सवालात हैं उनको एड्रेस किया जाए और उस पर बात की जाए। तो अगर मेरी आवाज़ हमारे जी जी सर, जिन पार्टिसिपेंट के जी हैंड रेज हैं उनके माइक अनम्यूट है। जज़ाकल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत एक्टिव है माशाल्लाह जी। प्लीज अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। सर कासिम बात कर रहा हूँ, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शाहदरा लाहौर से। जी सर, प्लीज कासिम भाई बताइए। सर ये है कि आप एक एग्जांपल दी थी कि पुलिस वालों को आप ट्रेनिंग दे रहे थे तो वहाँ पर बात हुई, डॉक्टर थे तो उन्होंने पुलिस ज्वाइन की हुई थी। तो इस हवाले से सर दो क्वेश्चन है, रिलेटेड ही है। एक सर ये पूछना है कि जो लोग इस तरह खास तौर पर जो मेडिकल शोबे के हैं, डॉक्टर बनते हैं, खास तौर पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में, तो गवर्नमेंट का काफ़ी एक्सपेंडिचर आते हैं उन पे, ठीक है सर। इसके बाद जो है वो स्विच ऑन इधर कर जाते हैं, सीएसएस कर जाते हैं, कैसे स्टेट एक्सचेकर को जो नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरा सर ये है इसके साथ ही कि सर क्या ये उनकी रिसाइकलिंग रिस्किलिंग है या सोशल स्टेटस की वजह से इधर आए हैं, क्योंकि हम जिस में रहते हैं खास तौर पर देहाती इलाकों में, तो ज्यादातर जो मैंने फील किया है तो वो सोशल स्टेटस को देखते हैं। सर इस सिलसिले में थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिए। जी कासिम भाई, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनी तौर पे आपने इतनी तवज्जो से मेरे सेशन को लिया है और लिहाजा वो वजह बनी कि आपने बड़े ही अच्छे सवालात किए और यकीन जानिए इन सवालात की ज़रूरत भी थी और मैं ज़रूर इनका जवाब दूंगा। सर देखिए, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, मैं जवाब देते हुए ये साथ अटैच कर रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं और आप गवर्नमेंट सेक्टर में स्विच करते हैं और रीस्केलिंग पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप उसमें जिम्मेदार हैं उस चीज़ के। अगर आपसे कोई डैमेज हुआ है एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के एतबार से, तो मैं समझता हूँ वो गलत है, मैं समझता हूँ गलत है। लेकिन क्योंकि हम बात असल में कॉन्टेक्स्ट क्या था, कॉन्टेक्स्ट ये था, अगरचे ये नुकसान तो अपनी जगह है ही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट था कि रीस्किलिंग की जरूरत पेश क्यों आती है। सर उसी लिए आती है ना कि जब आप करियर की सिलेक्शन ही ठीक नहीं कर पा रहे होते। सर जब आपने ये करियर काउंसलिंग आपकी स्कूलिंग में होनी चाहिए थी सर, जहां आपको गाइडलाइन मिलती, सर आपको यार्ड स्टिक्स और पैरामीटर्स बताए जाते ताकि ये गलती ना होती। लेकिन क्योंकि ये काम होता ही नहीं और ये तो मज़ाफाती इलाकों में चले जाए तो बिल्कुल भी नहीं होता, ना होने के बराबर है। तो मैं बस वक्त बड़ी कुड़न का शिकार होता हूँ और यकीन जानिए मेरा क्योंकि ताल्लुक है अपने वतन के साथ, तो मुझे तकलीफ होती है इस बात के ऊपर कि उन बच्चों का क्या कसूर जिनके पास कोई मौके मैसर नहीं है। और दूसरी जो अपने बात की स्टेटस के एतबार से, यस मैं इंडोर्स करता हूँ आपको, आई डू एग्री कि बस औकात तो ये रिस्किलिंग होती है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कासिम भाई कुछ जगहों पे ये महसूस होता है, कुछ जगहों पे महसूस होता है कि मे बी ये टिल्ट टूवर्ड्स द स्टेटस भी होता है, लेकिन मैं उसको भी पॉजिटिव अंदाज में लेता हूँ। एक बंदा समझता है कि मैं किसी डोमेन में कामयाब नहीं हूँ और मेरे मिजाज का हिस्सा वो बानी नहीं रही और मैंने उस पर थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली, 2 4 5 साल लगा भी लिए हैं और फिर जाके मैं मजीद 10 15 साल जाया कर दूं, तो फिर भी बेहतर है कि वो आप अपने आप को बर वक्त अपस्किलिंग पे रीस्किलिंग पे लेके आए और उस फील्ड में आए जहां वो अपस्किलिंग पे जाना शुरू हो जाए और उसमें अपना नाम पैदा कर ले। ये मेरा ख्याल है कि आफियत और उससे बेहतर है। जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। मैं आसिफ मेहदी गवर्नमेंट बेदिया रोड कॉलेज लाहौर से बात कर रहा हूँ, लेक्चरर उर्दू। जी अच्छा आपकी सर, बात। ये आपने अभी बात की कि स्कूलिंग का मसला तो शहर में भी इसी तरह ही है। मतलब हमारी बेसिक स्कूलिंग मुझे अभी भी देहाती किस्म की लगती है, आम स्कूलिंग, जिसमें बच्चे हमारे पास फर्स्ट ईयर में आते हैं ना तो उनके को क्लियर नहीं होता। जैसे आर्ट्स हमने तो मुतारफ भी गलत कराया हुआ है, आर्ट्स सोशल साइंसेस के अभी हमने ग्रुप्स मुकम्मल क्लियर नहीं किए, नए नाम ही नहीं दिए उन्हें। वो एफए करते हैं, उसमें सोशियोलॉजी इस तरह के अच्छे अच्छे सब्जेक्ट रख लेते हैं। शुरू में तो बड़े सिंपल पढ़ाए जाते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग वहां बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो ज्यादा कहते हैं हम सिंपल कर रहे हैं, वो सिंपल करके बंक भी मारते हैं, अजीब सी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो हमें इन चीजों को क्लियर करना चाहिए कि ये सोशल साइंसेस के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, ये तो बड़ा जबरदस्त बीएस होता है, आप साइंस से भी टच हो जाते हो, नफ्सियात पढ़ रहे हो, आगे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में इस तरह करके ये वजूहत है ना कि स्कूल में भी उन्हें कोई रहनुमाई नहीं दे रहा। ऊपर से जो प्राइवेट सेक्टर जो एकेडमीज की शक्ल में खुल गए हैं, वो भी मतलब वो सिर्फ साइंस को ही अजीब व गरीब तरीके से 9th 10th 11th 12 में कैरियर खराब कर रहे हैं, वहां से फिर बच्चा बिल्कुल मायूस होकर निकलता है। ये वजूहत है कि नहीं? आसिफ भाई आप यकीनी तौर पे मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, ये कोई एक चीज नहीं है, ये इंटीग्रेटेड होता है।
एक पहलू है आपका एनवायरनमेंट, एक पहलू है आपका अपना घर का माहौल, एक पहलू है आपकी स्कूलिंग, एक पहलू है आपकी लेगेसी। कुछ चीजें आपके जीन्स का हिस्सा भी बनती हैं। याद रखिएगा, आप अपने वालिदैन को झगड़ते देखते हैं तो आपके मजाज में झगड़ना आता है सर, लेकिन मैं फिर भी एहतियात के पहलू रखते हुए ये समझता हूँ कि 80% आप अपने माहौल से सीखते हैं। 20% लेगेसी जरूर होती है, जीन जरूर होते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे आपने बड़ी अच्छी बात की है, स्कूलिंग पे इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। आप यकीन जानिए, हमने प्रोग्राम करना था एक स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी लीडरशिप के ऊपर GHQ के अंदर। तो मुझे आज भी याद पड़ता है, वो DGISPR थे बाबर इफ्तिखार साहब, तो उन्होंने मुझसे कहा, मगर साहब आपको ये लगता नहीं कि ये चीज जो आज आप यूनिवर्सिटी लेवल पे करना चाह रहे हैं, इसकी बुनियाद तो स्कूल है। मैं जी बिल्कुल स्कूल है। बदकिस्मती ये है सर, मैं आपको इंडोर्स कर रहा हूँ, बदकिस्मती ये है कि जिस लेवल पे स्कूल पे जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। यकीन जानिए, मैंने जापान की मिसाल आपके सामने रखी है कि सर बच्चों को शुरू में एंगेज कर लेते हैं, शुरू में ही बच्चों का माइंडसेट बना देते हैं। यकीन जानिए, अभी भी जो नुकसान हो गया हो गया। मैं समझता हूँ आज के दिन से भी इसका आगाज कर लें। मैं अपने मुताबिक जिनको मैं ठीक कर सकता हूँ सर, जिन पे आप मेहनत कर सकते हैं, हम सारे मोअज़्ज़िज़ अफराद जो मेरे सामने बैठे हैं, हम जिस डोमेन में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हम अल्लाह के आगे हुज्जत बनाए। अल्लाह, मुझे जब समझ आई, अल्लाह मैंने काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह, मुझे अब समझ आई कि किसी का करियर ठीक करवाना कितनी बड़ी नेकी है और कितना बड़ा सदका जारी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पर जरूर सोचना चाहिए, और आप जिस तरफ इशारा फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। स्कूलिंग को रिविजिट करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इकबाल गोंदल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया और फिर हमें एम्पल टाइम दिया क्वेश्चंस के लिए। तो सर पहले एक दो बातें फीडबैक के तौर पर और फिर सर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो सर ये सारी जो आपकी डिस्कशन है, इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक ही सेंटेंस होगा कि सर वो बंदा जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है तो वो बंदा मोमिन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हम एक्सप्लोर करने की बातें कर रहे हैं, ये यही है कि हम आने जो टाइम है उससे फायदा उठाएं और अपना आने वाला कल और अपना आज जो है ये बेहतर बनाएं। सर ये सारी बातें जो आप की हैं, हमें लगता है कि ये बहुत ज़रूरी हैं और साथ ये भी लगता है कि ये कहीं खोई हुई थी जो अभी सरफेस पर आ रही हैं और हम इनसे वाकिफ हो रहे हैं। लेकिन सर इस तरह का माहौल जो है बिल्डअप करने में डेकेड्स, ईयर्स और डेकेड्स शायद हमारे मुल्क में लग जाएं। तो सर क्या हम एक कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई टीवी चैनल हो जो स्पेसिफिकली एजुकेशन पर फोकस कर रहा हो? देखें सर, हमारे पास ऐसे स्कूल भी होंगे जो स्कूल लेवल पर बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, कुछ कॉलेजेस भी होंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन सर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। तो अगर कोई एक ऐसा हमें मीडियम मिल जाए कि जो सेफ है, हम समझते हैं कि उसको बच्चे वहाँ उसको देख कर लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और जो वैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है उसमें कई चीज़ें खतरनाक भी होती हैं, तो एक टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर वो बच्चे भी जो मतलब अनप्रिविलेज्ड एरियाज़ में हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बहुत कुछ सीख सकेंगे। सर यहाँ तक फीडबैक था। अब क्वेश्चन है सर, अगर इजाज़त दें तो। जी प्लीज प्लीज। तो सर हमारे पास ये है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है और पोटेंशियल स्ट्रेंथ के जो मतलब हम समझते हैं कि हिडन है, तो सर उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो सर ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, कंफर्ट जोन में हम रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डॉर्मेंट रह जाती हैं। तो लेकिन सर ये है कि आजकल जिस माहौल में हम रहते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी बहुत सारी होती हैं। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से जब हम बाहर आएंगे तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी उनको फेस करना है। तो चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें क्या करना होगा सर? क्या हमें रेगुलेशन से हटकर फैसिलिटेशन की तरफ जाना होगा, या सर कुछ आप और जो भी आपका इस पर स्टैंस है प्लीज बताइएगा। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ इकबाल भाई, आपने बड़ी खूबसूरती से बातें सामने रखी हैं। आपकी फीडबैक का भी शुक्रिया। फीडबैक के हवाले से मेरे कमेंट आपके लिए ये होगा, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं।
अल्लाह अच्छा। ताला अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, और अल्लाह का वादा है कि आप जो भी कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं सर, देखिए नेक बंदा मर जाता है लेकिन नेकी जिंदा रहती है सर। सर बुरा भी बिल्कुल मर सर। जाता है लेकिन बुराई भी जिंदा रहती है। सर मैं जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरा अख्तियार है, जितना मेरा बस है, जितनी मेरा निज़ाम चल सकता है, मैं उसमें अपना कार्य खैर डालता जाऊँ। एक तो आपके कमेंट के अगेंस्ट ये मेरी बात थी, और अपनी बड़ी दिलनशी बात की है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे हम जिस मुआशरे का हिस्सा है, यहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि हम स्ट्रेस में ना रहें। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनके साथ हमें नबर्द आजमा होना पड़ता है, रोजाना के एतबार से होना पड़ता है। इसका बेस्ट वे मैं ये समझता हूँ ये है कि देखिए सर, इन स्ट्रेसेस के साथ अपने जीना है। अगर आप ये कहें कि ये स्ट्रेसेस लाइफ में नहीं है, तो सर ये झूठ है। और ये कहें कि हर बंदा बड़े मजे में है, तो ये भी झूठ है। कहीं आपको मसला बनेगा इकोनॉमी का, कहीं मसला बनेगा आपको घरेलू फ्रस्ट्रेशन का, कहीं आपकी फैमिली क्लैशेज होंगे। सर इन सब के साथ अपने आप को इन लाइन रखने के लिए सबसे जरूरी चीज जो मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ, मैं आपको अपना एक तरीका बता देता हूँ। मैंने हमेशा अल्लाह से मदद मांगी है। सर दुनियावी बातें मैंने बड़ी आपके सामने की, मैंने आपने बिलीव इन योर सेल्फ की बात की, मैंने कंफर्ट जोन की बात की, मैंने पोटेंशियल स्ट्रेंथ की बात की। इन सारी बातों को के इस्तेमाल के साथ साथ मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं अल्लाह से मदद मांगूं, मैं अल्लाह के आगे झुकूं और अल्लाह से ये मदद मांगूं कि अल्लाह मुझे वो सलीका सिखा, वो तरीका सिखा, वो उसलूब सिखा कि मैं जो बात करूं अल्लाह उस बात में असर हो। अल्लाह मेरे अमल के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कि ए ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम अमल नहीं करते। सर मेरा एक जाती मुशाहिदा ये है कि अल्लाह से मदद मांगी जाए, और अपनी बेहतरीन कैपेसिटी के अंदर जो अल्लाह ने फहम फरासत हमें दी है, हम उस डोमेन में काम का आगाज करते हैं। इस चीज से मारवा हो, इस चीज से इरिस्पेक्टिव, इस चीज से कि लोग हमें किस अंदाज में ट्रीट कर रहे हैं। सर अगर हम इस अंदाज में मूव करते चले जाएंगे, तो यकीन जानिए मैं नहीं मानता कि सदियां लगेंगी। मैं ये समझता हूं कि मैं अपने डोमेन के अंदर किसी एक बंदे को भी ठीक करके चला जाऊं, किसी एक को अदाब सिखा जाऊं, इंपावरमेंट कर जाऊं, तो मैं कामयाब हूं। सर मैं अपने हल्का हिबाब में कम से कम इतना तो माविन बन जाऊं कि मैं किसी एक को ठीक कर जाऊं, और कल अल्लाह के यहाँ मैं अल्लाह को ये कह सकूं, अल्लाह मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने करोड़ लोग ठीक किए, अल्लाह बस मैं एक ही ठीक कर सका, एक अदना सी मैंने कोशिश की। तो सर हमें पीछे नहीं होना, हमें डिफेंसिव नहीं होना, हमने हिकमत के साथ अटैकिंग होना है। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, हमें हिकमत के साथ अटैकिंग होना है। और यकीन जानिए आप जैसा गुमान रखते हैं, आपका रब आपको वैसे नजर आता है। आपका रब आपके गुमान के मुताबिक फैसले फरमाता है। आप कोशिश करते जाइए। यकीनी तौर पे ये फ्रस्ट्रेशन लाइफ का हिस्सा होती है। अगर आप लोगों को हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी कन्विंस नहीं कर पाते, तो कुरान आपकी रहनुमाई करता है, वाइजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। आप राब्ता ना तोड़े, लेकिन आप दाएं हो जाएं, बाएं हो जाएं, लेकिन अपना काम करते चले जाएं, अपने हिस्से की शमअ जलाते जाएं, इस उम्मीद के साथ कि तब्दीली आएगी और हालात बदलेंगे, और हम किसी अच्छे मुआशरे की तश्कील में अपना इफेक्टिव रोल जरूर प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है?